तो आत्मनेपद का पता लग गया, जो अनुदात्त हो और गित, ठीक है, अनुदात्त की इत संज्ञा हुई हो और या गित हो, तो ऐसे धातु जो होते हैं वो आपके आत्मनेपदी संज्ञक होते हैं। अब इसमें देखेंगे जैसे एद धातु है, अब देखिए एद धातु है, इस धातु का धकारोत्तरवर्ती आकार अनुदात्त इत संज्ञक है, इसलिए इसमें क्या हुआ, आत्मनेपद हुआ। जैसे अब एद धातु में पूरा एद अ है, इसका जब अ जो है ना, इस अ की घ में जो अ है उसकी इत संज्ञा होती है। अब जो उसकी इत संज्ञा हुई तो ये कैसा अ है, अनुदात्त अ है, तो अनुदात्त अ की इत संज्ञा होने के कारण इसको हम बोलेंगे आत्मनेपद, ठीक है। इसी प्रकार ग की इत संज्ञा, जैसे सींग, सींग सैने से मतलब इसका सोने के अर्थ में होता है, और इसका रूप भी अलग चलता है, सेते, सयाते, सेरते, और ज्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है, सिंह धातु का प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष बहुवचन क्या बनेगा, सेरते, सेरते बनता है, ठीक है। तो सिंह में क्या है, ग की इत संज्ञा हुई, अब ग की इत संज्ञा हुई है तो ये गित है, गित होने के कारण इसकी क्या हो गई, आपकी आत्मनेपद। जब आत्मनेपद संज्ञा होगी तो फिर हम क्यों कौन से प्रत्यय लगाएंगे इनमें, ता तांग झ ता सा थाम गम इट वही, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये देखिए इन्होंने भी बुक में भी ये लिखा हुआ है, प्यारे लाल जी का जो प्रश्न था, प्यारे लाल जी अगर बुक में, जी महोदय। हाँ, तो आपका जो प्रश्न था इन्होंने बुक में भी लिखा है, अनुदात्त का ज्ञान धातु पाठ से होगा, वहां ये इतने धातु अनुदात्त है, इस प्रकार उल्लेख कर अनुदात्त धातुओं का पृथक परिगणन किया गया है। तो वहां पर जो है ना धातु पाठ के अंदर में अलग से ही धातु, जो अनुदात्त इत धातु है उनका अलग ही बनाया हुआ, ठीक है, अलग ही कर दिया गया है, यानी कि आत्मनेपदी धातु अलग ही किए हुए। और गित का ज्ञान तो सरलता से हो जाता है, क्योंकि गित का ज्ञान कैसा है, आपका अंग की संज्ञा हुई हो तो इंग का इत संज्ञा जहां जहां पर अंग की इत संज्ञा हुई है वो हमें पता लग ही जाता है, तो जिस धातु में इंग का अनुबंध लोप हुआ हो, अनुबंध लगा हो, गित हो गया। समझ में आई बात प्यारे लाल जी? जी महोदय। अब यहाँ पे आते हैं स्वरित यतः कर्तव्य प्राये क्रियाफले, स्वरित एतो यतश्च धातो आत्मनेपदम स्यात् कर्तृग्रामिणी क्रियाफले। अब यहाँ पर ये बोला क्या है हमारा कि स्वरित एत हो, जिसका स्वरित अच इत हो और जित धातु से आत्मनेपद प्रत्यय हो, यदि क्रिया का फल कर्तृग्राम्य हो तो अर्थात कर्ता को मिले तो। अब यहां पर फिर से आत्मनेपद प्रत्यय का बता रहे हैं, एक और दूसरा सूत्र बताया कि स्वरित इत हो, यानी कि स्वरित अच की इत संज्ञा हो, वहां पर अनुदात्त इत का अनुदात्त अच का बता दिया, यहां पर स्वरित अच बता रहे हैं, स्वरित अच इसकी इत संज्ञा हुई हो और यित धातु से आत्मनेपद, और या तो यित हो, यित का मतलब क्या हुआ, या की इत संज्ञा हो। अब जैसे अभी हम मैंने डुक्रियां करने लिखा था, उसमें या की इत संज्ञा हुई थी, अभी आपने देखा था ना डुक्रिया, इसमें या की इत संज्ञा मैंने की थी ना, समझ में आ रहा है बात मेरा? जी सर, जी सर। तो इसमें यो की इत संज्ञा की थी, तो इसलिए वो आत्मनेपदी हो जाए। परंतु हाँ, यदि क्रिया का फल कर्तृगामी, यदि क्रिया का फल ना कर्ता को मिल रहा हो तो, हाँ, यदि किसी और को मिल रहा हो तब नहीं होगा, तब आत्मनेपदी नहीं होगा। यदि क्रिया का जो फल है वो केवल कर्ता को मिलता हो, जैसे मान लो मैंने बोला अहम कार्यम करोमि, अहम मतलब मान लो चाय बना रहा हूं मैं, ठीक है, घर के लिए चाय, वैसे आजकल चाय बनाना मेरा बंद हो चुका है, हाँ, लेकिन फिर भी मैं चाय बना रहा हूँ, चलो ठीक है, हाँ, चाय बना रहा हूँ। अब चाय मैं खुद के लिए नहीं बना रहा, मैं घर वालों के लिए चाय बना रहा हूँ, ठीक है,
घर वालों के लिए चाय बना रहा हूं, तो वो क्या है, क्रिया का फल अहम चाय निर्माणम करोमि, अहम चायम निर्माणम करोमि, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अहम चायम निर्माणम करोमि, यहाँ पर मतलब करोमि ऐसा क्रियापद नहीं लेते। हाँ, चाय निर्माण करने का जो है क्रिया का फल किसको मिल रहा है, मेरे घर वालों को मिलेगा, तो यहाँ पे परस्मय पद दिया। लेकिन अगर मान लो मैं घर में अकेला हूं, मेरे घर में कोई भी नहीं, ठीक है, तब मैं चाय बना रहा हूं, तब मैं चाय बना रहा हूं, तो फिर क्या होगा, तो फिर अकेले अपने लिए चाय बनाऊंगा मैं, किसी और के लिए तो नहीं बनाऊंगा, तो उस क्रिया का फल किसको मिलेगा, मुझे ही मिलेगा। तभी जब मुझे मिलेगा तो फिर मैं वहां पर करोमी तो नहीं बनाऊंगा ना, तो फिर मैं वहां पे परस्मय पदी नहीं लगाऊंगा, फिर मैं आत्मनेपदी लगाऊंगा। तो अहम चाय निर्माणम कुर्वे, कुर्वे, मतलब क्या होगा, कुर्वे मतलब ये आपका कुर्वे कुर्वहे कुर्महे ऐसा बनता है। हाँ, आत्मनेपदी उत्तम पुरुष एकवचन में, तो अहम चाय निर्माणम कुर्वे, ठीक है, तो ये बनेगा। समझ में आई बात, आई बात समझ में या नहीं आ रही? जी सर। जी सर। जब क्रिया का फल खुद कर्ता को मिले, जो करने वाला है उसको मिले, तब वो आत्मनेपदी होगा। और वो तब किस चीज में आत्मनेपदी होगा, जब या तो स्वरित अच की संज्ञा हुई हो या तो यित। और अगर उसका फल उसको खुद ना मिले, दूसरे किसी को मिले, तब वो होगा आपका परस्मयी पद। आया बात समझ में? थोड़ा डीपली चले गया, पर ये ज्ञान थोड़ा सा जरूरी था। हाँ, नहीं तो फिर क्या होता है, आत्मनेपदी परस्मयपदी का धातु याद कर लेते बस। शेषात् कर्तरी परस्मयी पदम, अब ये बिल्कुल शेषात् कर्तरी परस्मयी पदम क्या बोला, आत्मनेपद निमित्त हीना धातु कर्तरी परस्मयी पदम स्यात्। आत्मनेपद से के निमित्त से हीन धातुओं का कर्ता अर्थ में या कर्ता में कर्तृवाच्य में परस्मयी पद होता है, ठीक है, परस्मयी पद होता है। यानी कि इन दोनों से जो बच गए, जितने भी धातु बच गए सारे परस्मयी, इसीलिए परस्मयी पदी धातु ज्यादा होते हैं, आत्मनेपदी धातु कम होते हैं। आया बात समझ में? हरिओम जी गुरु जी, आ गया। कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आ रहा हो तो वो बोले, मैं फिर और थोड़ा सरल करके बताऊं। हाँ, नहीं तो फिर क्या है। अब यहाँ ये दोनों सूत्र इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस यही बोल रहे हैं तिंगस त्रीनी त्रीनी प्रथम मध्यम उत्तमा। जो ऊपर के तिंग प्रत्यय बताए ना, टिप तस्जी सिप्तस्था मिब्बस मस्ता आताम जा था सताम गप एडवही मई, तो इसमें ऊपर तीन तीन प्रत्यय, तीन तीन जो प्रत्यय हैं वो क्या हो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यानी कि तिप्तस जी प्रथम पुरुष में आए, सिप्तस्थ मध्यम पुरुष में आए, मिब्बसमस उत्तम पुरुष। ठीक है, ये सूत्र यही बता रहा है और ये चीज हम लोग जानते ही है, इसमें कोई नई बात नहीं कह रहा है। तान्येक वचनम द्विवचनम बहुवचनान्येक सब, आप वही जो तीन तीन बताए, तीन तीन का कर दिया ग्रुप, उसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यानी कि तिप प्रत्यय एक वचन में, तस प्रत्यय द्विवचन में, झी प्रत्यय बहुवचन में, सिप प्रत्यय एक वचन में, थस प्रत्यय द्विवचन में, थ प्रत्यय बहुवचन में, मिप प्रत्यय एक वचन में, बस प्रत्यय द्विवचन में, मस प्रत्यय बहुवचन। ठीक है, ऐसे ही आपका उत्तम पुरुष में भी होगा। ये बात हम लोग जानते ही है, कोई नई बात इन्होंने नहीं कही। ठीक है, ये बात हम लोग पहले से ही जानते हैं ना। जी सर। ये देखिए यहाँ पर ग्रुप भी बना दिया, ये प्रथम मध्यम उत्तम टिप तस्जी टिप तस्था विप बसमस, ये एक वचन द्विवचन बहुवचन। यानी कि टिप प्रथम पुरुष एक वचन, तस ये द्विवचन, ये बहुवचन, ऐसे करके बनाया। ऐसे ही आत्मनेपदी का भी बनेगा, ता आताम झा था सा थाम थम। कोई यहाँ पर परेशानी?
कोई प्रश्न है? नहीं सर, सही है। प्रीति जी समझ में आ रहा है ना? ज्योति जी समझ में आ रहा है ना? प्रीति जी के यहाँ पे तो गेस्ट आए हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, युष्मद् उपपदे समानाधिकरणे स्थानीयपि मध्यमा तिंग वाच्य कारक वाचिनी युष्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च मध्यमा। अब यहाँ पे बोला युष्मद् शब्द का, युष्मद् शब्द का प्रयुज्यमान यानी कि प्रयोग किया हो या अप्रयुज्यमान या प्रयोग नहीं भी किया हो, युष्मद् शब्द का, जैसे मान लीजिए केवल गच्छसी प्रयोग किया हो तब भी हम उसमें अध्याहार करते हुए कर सकते हैं, हम त्वम ही होगा। तो युष्मद् शब्द में यानी कि त्वम, युवाम, यूयम, इसमें हमारा मध्यम पुरुष होता है। ये हम लोग बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं और बहुत बार हमने प्रयोग भी किया है। त्वम युवाम यूयम में मध्यम पुरुष होता है। त्वम गच्छसि युवा, युवाम गच्छथ, यूयम गच्छथ। समझ में आ रहा है बात? गुरु जी एक बार दोबारा बताओ उसको। दोबारा बता दो। देखिए युष्मद् जो शब्द है ना, युष्मद् शब्द, युष्मद् का जानते ही हो आपको, त्वम, युवाम, यूयम, इसमें आपका समानाधिकरण में यानी कि तिंग वाचक जो कारक करता और कर्म उसी अर्थ में वाचक हो, युष्मद् शब्द को उसके उपपद रहते हुए उसका चाहे प्रयोग हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लकार के स्थान में मध्यम संज्ञक होते हैं यानी कि मध्यम पुरुष वाले होते हैं। ठीक है, युष्मद् शब्द हमेशा मध्यम पुरुष में होगा यानी कि मध्यम पुरुष का प्रयोग केवल युष्मद् के लिए है। उसने कहा, मैं जब पढ़ाया करता था तो मैं बोला करता था कि ये लोग जो है ना एक विशेष कैटेगरी वाले, देखो युष्मद् और अस्मद् ये दोनों के पास में एक अपना पावर है। युष्मद् ने कहा मैं पूरा मध्यम पुरुष ले लूंगा, उसने पूरा मध्यम पुरुष युष्मद् ने ही ले लिया और किसी को दिया ही नहीं। एक वचन होगा तो सिप लगेगा, द्विवचन होगा तो थस लगेगा और बहुवचन होगा तो थ लगेगा। ठीक है, और उत्तम पुरुष आया, उत्तम पुरुष ने कहा मैं उत्तम पुरुष ले लूंगा, मतलब अस्मद् शब्द ने उत्तम पुरुष ले लिया। अहम आएगा तो मिप, आवाम आएगा तो वस और आपका वयम आएगा तो मस, ये आपका आगे वाला सूत्र आएगा। तो ये उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष तो इन दोनों ने ले लिया, फिर बचा क्या? तो जो भी बचा सारा प्रथम पुरुष, सारा प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष फिक्स रहते हैं, बाकी जो भी बच जाए चाहे कोई भी हो सबके लिए प्रथम पुरुष। देखिए अस्मदि उत्तमा, जाओ भैया, हाँ अस्मदि उत्तमा, अस्मद अस्मद शब्द में, ठीक है, अस्मद अस्मद बोलते हैं ना, अहम, आवाम, वयम, ठीक है, इसमें आपका क्या आता है? आपका उत्तम पुरुष। ये हम लोग बचपन से कराते हुए आ रहे हैं, जैसे पठति, पठता, पठन्ति, बालकः पठति, बालको पठता, बालकाः पठन्ति, त्वं पठसि, युवाम पठता, यूयम पठता, अहम पठामि, आवाम पठामा, वयम पठामः, आवाम पठावा, वयम पठामः, करते रहते हैं ना। क्यों प्यारे लाल जी? जी महोदय। तो वही चीज है, ये सूत्र में बता रहे हैं। ठीक है, से प्रथमा, मध्यम और उत्तम का छोड़ करके अविषय प्रथमा से, मध्यम और उत्तम का अगर विषय नहीं होगा तो उसमें प्रथमा होती है। इधर तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ समझ में ना आ रहा? नहीं है गुरुजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक तो विषय पढ़े हुए थे और अब हम लोग चलते हैं। ये सब चीजों बार बार आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, कर्तरी शब्द या किंचित सार्वधातुकम,
ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार, तो इसलिए अब इन सूत्रों का हम लोग देखते हैं। यदि अभी भी किसी को भी प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज दोबारा बोलना हो या कुछ कहीं लग रहा हो, तो आप दोबारा पूछ सकते हो मुझसे। नीतू जी, वंदना जी, सुमन जी, रितिका जी, किसी का कोई डाउट है? नो सर, अभी तक तो नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। तिंग सित सार्वधातुक का, देखिए सार्वधातुक और आर्धधातुक दो प्रकार के आपके धातु में बन जाएंगे। हाँ, तो आपके सार्वधातुक और आर्धधातुक करेंगे हम। इधर क्या बोल रहे हैं, तिंग और सित धातु अधिकारोक्ता एतत् संज्ञा। अब यहाँ पे हिंदी में आते थे, देखिए धातु, धातु सूत्र है, इस धातु सूत्र के अधिकार में कहे गए तिंग और सित प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा हो। मतलब क्या है, तिंग और सित, तिंग प्रत्यय कौन कौन से, तिप्तस जी, सिप्तस्था, मितबस्मस, इन सब की क्या होती है आपकी आपकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। ठीक है, यानी कि ये जो 18 प्रत्यय कहे गए इनकी सार्वधातुक संज्ञा हो गई। सिप्त, सिप्त का मतलब हुआ सकार की संज्ञा जिसको, ऐसे उनकी क्या होती है, सार्वधातुक संज्ञा होती है, एक सार्वधातुक संज्ञा बना दी। ठीक है, जैसे हमारा सर्वनाम संज्ञा हो गया, की संज्ञा हो गया, नदी संज्ञा हो गया, आपका संयोग संज्ञा हो गया, पद संज्ञा हो गया, वैसे सार्वधातुक संज्ञा हो गया। ठीक है, सार्वधातुक संज्ञा होने पर ये धातु सूत्र क्या बोला पता क्या, धातु से, यानी कि धातुओं में जो ये प्रत्यय लगते हैं, सारे प्रत्यय धातुओं में नहीं लगेंगे। पठ धातु, लिख धातु, खाद धातु, वर्ग धातु, चल धातु, हस धातु, जितने भी धातु हैं उन सभी में ये प्रत्यय लगने वाले हैं। तो धातु से जो प्रत्यय लगते हैं उनमें ये आपके तिंग प्रत्यय हो और सित प्रत्यय हो, तो उनकी क्या होती है, आपकी सार्वधातुक संज्ञा। ठीक है, कर्तरी शब्द, कर्तर्थे सार्वधातुके परे धातु सब। आप प्रीति जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? गुरुजी एक बार और प्लीज वो बता दीजिए सार्वधातुक। देखिए मैं और सित, जैसे आपका हमने वो पढ़ा था कृदंत प्रकरण, कृदंत प्रकरण में आया था ना धातो हो, धातो हो सूत्र के बाद में क्या आया था, इसके जो भी कृदंत प्रत्यय होते हैं वो सारे प्रत्यय किसमें लगेंगे, धातु में लगेंगे। कृदंत प्रत्यय धातु में लगते हैं, और जो आपके तिंग प्रत्यय है जो हमने अभी पढ़े, तिप्तजी, सिप्तस्था, मिप्पस्मस, तासाम, जा, था, तम, इड़वई, भई, ये जो 18 प्रत्यय वो भी किसमें लगते हैं, धातु में लगते हैं। तो ये सारे प्रत्यय धातु में लगते हैं, तो धातु में लगने के कारण लगते ही हैं, तो हमारा ये बोल रहा है कि तिंग और सित धातु के अधिकार में यदि ये प्रत्यय लगते हैं तो तिंग की और सित की, तो तिंग प्रत्यय तो लग ही रहा है, तिप्तस झी लगेगा ही ना इसमें, तो इसकी, या दूसरा है सित प्रत्यय। सित प्रत्यय का मतलब क्या हुआ, जिसमें सकार की संज्ञा हुई। जैसे हमारा उदाहरण वहां पे हम ले सकते हैं, आपका कौन सा लिया था हमने, कृदंत के अंदर में कोई सा उदाहरण हमने लिया था ना आपका, जन प्रत्यय। शन प्रत्यय में क्या है, ये आपका स्व की संज्ञा हुई थी, शन प्रत्यय था, या और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें स्व की संज्ञा होती है तो सार्वधातुक हो जाता है। ठीक है, कर्तरी शब्द, कर्तर्थ है सार्वधातु के परे धातु हो शब्द, कर्ता अर्थ वाले सार्वधातु के परे रहते धातु से सब प्रत्यय। कर्तर्थ कहने का मतलब क्या है, लकार कर्ता अर्थ में हो,
लकार जो है कर्तार्थ में हो, लकार के स्थान में आदेश आने वाले त्रिवादी भी कर्तार्थ ही होंगे, यानी कि सब प्रत्यय कर्तृवाच्य में। यदि कर्तृवाच्य में होंगे लकार तब हमारे सब प्रत्यय होगा। ठीक है, यदि कर्तृवाच्य में नहीं होगा तो सब प्रत्यय भी नहीं। अब ये जो सप आया है ये विकरण है। इस सब का मतलब क्या हुआ हमारा, देखिए प की संज्ञा हो गई, ये सौ की संज्ञा हो गई, बचा क्या औ। अच्छा, सौ की संज्ञा किस सूत्र से होती है बताइए? लशक को तद्धित क्या होता है? आपका लकार, सकार और कवर्ग, इनके जो प्रत्ययों के आदि में हो, प्रत्ययों के शुरुआत में हो, लेकिन कैसे प्रत्यय? अतद्धित। अतद्धित का मतलब तद्धित में ना हो। तद्धित प्रत्ययों में ये लशक को तद्धित कार्य नहीं करेगा। हाँ, तद्धित प्रत्यय ना हो तो ये तद्धित है क्या? नहीं है। तो इसमें क्या है, आपका सौ भी आदि में है, शकार ये रहा, सौ आदि में दिख रहा है, इस सौ की संज्ञा होगी। तो अब सौ की संज्ञा हो गई, बचा क्या? अ। अब हमारा देखिए, फिर ये सूत्र आता है सार्वधातुकार्ध धातुकयोः। ये सूत्र क्या बोलता है? सार्वधातुक तथा आर्ध धातुक प्रत्यय परे रहते इगंत अंग को गुण हो। इगंत अंग को गुण मतलब क्या है? सार्वधातुक प्रत्यय परे हो या आर्ध धातुक प्रत्यय परे हो, इसमें इगंत। इगंत का मतलब क्या हुआ? इगंत इक अंत, यानी कि इक अंत में होना चाहिए। इक अंत में कौन सा होगा? इक प्रत्याहार बनाओ, क्या बनेगा? इक प्रत्याहार। अनु जी ई उ री री। अनु जी बोलिए। ई उ री और ली, ये चार प्रत्यय आएंगे। तो ई उ रिल री क्या अगर अंत में हो तो उसको क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा, गुण। तो ई को गुण क्या होता है? या ना, ई को गुण होता है ए, उ को गुण होता है क्या? को गुण होता है ओ, ई को गुण क्या होगा? अर, और री को गुण क्या होगा? अल। अल। हाँ, अल। ये याद रखिएगा, ई को गुण ए, उ को गुण ओ, ई को गुण अर, ली को गुण अल। ठीक है? अब यहां पर फिर अवादेश भवति सिद्ध हो गया। अब मैं चलता हूं, आपको सिद्धि कराता हूं। देखिए, ये थोड़ी सी सिद्धि मैं यहां पे करा रहा हूं, फिर उसके बाद ना आपको सिद्धियां नहीं करवाऊंगा, मैं रूप रूप करवाऊंगा। जहां विशेष होगा बात वहां पे बता। जैसे भू धातु से हमने तिप तर्जी से तिप प्रत्यय लेकर के आया, तिप में क्या हुआ? प की संज्ञा हो गई, भूति बना। हाँ, भू लौ वगैरह मैं पूरा तेल में नहीं जा रहा हूं, भूति बना। कर्तरी शब्द, किंचित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा हो गई, कर्तरी शब्द। सब प्रत्यय आया और शब्द विकरण आया इसमें, तो शब्द कहां आएगा? बीच में आएगा। भू सब ती, सब में क्या हुआ? प की संज्ञा हो गई, शौ की संज्ञा हो गई, बचा अ, भू और ती बना। अब सार्वधातुकार्ध धातुकयोः। इससे क्या हो गया? गुण हो गया। तो उ को गुण हो गया, उ को गुण होकर के क्या बनेगा? ये इगंत है ना, इसके ई को उ को गुण हो गया, तो उ को गुण होकर क्या बन जाएगा? भू। भो आती
अब वो में ओ जो है इसके बाद में अ है, तो क्या आएगा यहाँ पे, कोई बता सकता है? वो ओ को अब आदेश हो जाएगा गुरुजी, एच ओ। हाँ, एचो अयवा लग जाएगा बस। एचो अयवा, इससे ये ओ की जगह पर में अव आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? की मिला दो, क्या बन गया? भ में अ मिल गया, भवती। बस ऐसे ही बनना है, भवती। इतना इजी है, इजी है ना? बोलिए, इजी है या नहीं है? जी सर। हाँ, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? नीतू जी समझ में आ रहा है? सर कोशिश तो कर रही हूँ सर समझने की। कोशिश, चलो अच्छी बात है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है? कोशिश करते रहिए, हार नहीं होगी, बहुत अच्छा रहेगा। वैसे कुछ कोशिश की जरूरत नहीं है, इतना इजी सा वो है। इसमें बस मैं ये समझा रहा हूं ताकि एक धातु की प्रक्रिया समझ में आ जाए, फिर मैं रूप ही करवाऊंगा। अब कैसा होता है ना, हम लोग रट लेते हैं, रटना अलग चीज है, रटवा मैं दूंगा। रटने के बाद में क्या है, अगर मान लो हम उसको, अब ये रटने का उम्र नहीं रहा, अगर हमने उसको समझ लिया है तो कोई भी धातु होगी हम उसको समझ सकते, कर सकते। इसलिए मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, ठीक है? डिटेल जा रहा है, कोई बात नहीं, डिटेल भी होना चाहिए कभी कभी। ठीक, भू अवधि बना, ऐसे ही हमारा भवती भवतः भी बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। भू तस, ठीक है? तस में क्या हुआ? भू तस सकार की संज्ञा नहीं हो गया, भू तस कर्तरी सब। पहले वो आया तिंगसित सार्वधातुकम, मैंने उसमें नहीं लगाया था, इधर लगा दे रहा हूं। तिंगसित सार्वधातुकम, इस सार्वधातुक संज्ञा करेंगे तभी होगा। इससे सार्वधातुक संज्ञा हो गई, कर्तरी सब, सब प्रत्यय आया, भू शब तस, प की संज्ञा, स की संज्ञा, बचा अ, भू और तस, सार्वधातुका धातुकयोग। गुण, ऊ को गुण हो गया, भो अ तस, और इसमें ओ की जगह पर में अव आदेश, तो भ व तस, पूरा ऐसे बन गया। अब ये जो सौ है, इस सौ को रामः की तरह सकार को रुत्व विसर्ग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? भवतः, भवती, भवतः। हम बनाते हैं ना भवतः, तो ऐसे बनता है। आ रहा है समझ में? हरिओम, आ रहा है? हाँ जी। अब यहां पे भवंती देखो, भवंती, हाँ शालू जी, बस भवंती में क्या है? भू जी, भवंती भू में झी आया, तिप्तस झी है ना, झी आएगा। अब झी आया, वही चीज करना है इसमें भी, कर्तरी सब, और आपका भू और झी बना। अब भू और झी बन गया, सार धातु का धातु का से गुण हो, अ झी बन गया। हाँ, मतलब अ बीच में नहीं लिखा, वो अ झी बन गया। लेकिन यहाँ पर अब इसमें एच वाई से लगा देंगे, भव जी बनेगा। अब भव जी बनेगा, हमारे हमें तो भवंती बनाना है, तब इन्होंने एक सूत्र और लगाया। और वो सूत्र कौन सा है, तो वो देखिए, झोअन्तः। कौन सा सूत्र है? झोअन्तः। जो अंत क्या बोलता है? प्रत्यय अवयवस्य झस्य अंत आदेश। प्रत्यय के अवयव झकार को, झस से झकार को क्या हो जाए? अंत आदेश।
ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अब तस बनाया है ये भूझी भवझी, तो अंत आदेश हो गया, झ को क्या हो गया अंत आदेश। तो यहाँ पे भवजी बना अतो गुणे, अतो गुणे से सबके आकार अंति में आकार को पर रूप एकादेश हो गया तो भवती। ठीक है, बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं हम। तो हमारा क्या होता है, मैंने पहले ही भवजी बना दिया। ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? दिख रहा है सर। हाँ जी सर। जी सर। यहाँ पर बना, इसमें जो अंत सूत्र लग गया। जो अंत क्या बोलता है, झकार के स्थान पर अंत आदेश। तो ये जो झ है इसकी जगह पर में अंत आदेश होता है, तो भाव अंत, और ये ई है ही तो ये ई इसमें आ गया ऐसे। अब ये जो है ना, यहाँ पर अ था कर्तरी शब्द का, ये अ और ये अ दोनों मिला करके पर रूप एकादेश हो जाएगा। कौन से सूत्र से, अतो गुणे। अतो गुणे इससे पर रूप हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पर रूप एकादेश। तो ये दोनों एका, क्योंकि तो यहां पर क्या होता है ना, आपका समस्या क्या आती मैं आपको बताता हूं। अब ये देखिए व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना आप लोगों को? जी सर। हाँ जी सर दिख रहा है। यहाँ पर भी अ है, यहाँ पे भी अ है, तो दोनों में गुण हो जाता है अकरा सवर्ण दीर्घा से। गुण हो जाता है ना, तब क्या बनता भवांती। परंतु अतो गुणे आकर के इसने बोला अ को पर रूप एकादेश होता है, यानी कि पर में बाद में जैसा रूप है वैसा ही रूप दोनों को मिला करके एकादेश होता है। तो ये इसीलिए हमारा ये अ और ये अ मिलकर के बाद वाला रूप क्या बन गया अ, तो इसीलिए भवंती बन। ठीक है, यदि अतो गुणे नहीं आता तो भवांती बनता। आया समझ में? हरिओम। हाँ जी सर। हाँ जी सर। अब यहाँ पे फिर से हम चलेंगे आगे। भवती भवतः भवंती हो गया। हाँ भवसी, देखिए भव भू सिप प की संज्ञा भूसी, कर्तरी सप सप प्रत्यय भू सप सी, और आपको सप में प की संज्ञा सौ की संज्ञा बचा सात धातु का धातु के गुण दो सी, एचो अवयव से इसको अवादेश, तो भव सी, बस भवसी। ऐसे ही भवथा बनेगा, हु थस, ठीक है, और हु शप शप में अ बचा, थस, और एक सात धातु का धातु के गुण वो अ थस, और इसमें एचो अवयव से अवादेश, तो भ थस, सकार को रूप तो विसर्ग। ठीक है, ऐसे ही हमारा भवथ बनेगा। भवथ भी कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, इसी की तरह बनेगा। सकार को रूप तो विसर्ग इसमें नहीं होगा, उसमें थस है, इसमें आ रहा है समझ में? जी गुरुजी। भवथस के बाद में मिप है, भू मिप, प की संज्ञा मी बचा, और इधर मिला दो। हाँ अब इधर देखो भू भू सप आया, सप में अ हुआ और मी आया। हाँ, और आपका फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भू की जगह पर में गुण हो जाएगा भो और मी, फिर भू को एचो अवयव से अवादेश, तो भव मी,
अब यहाँ पर भौमी बनेगा, लेकिन हमारा रूप क्या देखते हैं हम, भवामी। तो वो क्यों भवामी बनता है उसके लिए एक सूत्र आएगा यहाँ पे। अतो दीर्घो यही, अतो दीर्घो यही, यय प्रत्यय परे रहते, अतो अंगस्य दीर्घो ययादो सार्वधातु के प्रत्यय, यय आदि, यय आदि में यय प्रत्याहार बनाओ। कौन बनाएगा यय प्रत्याहार? नीतू जी बनाओ यय प्रत्याहार। बनाइए नीतू जी, चलिए रितिका जी, सुमन जी। सर मैं बोल रही हूँ। बोल रही हो तो आवाज नहीं आ रही थी। हाँ आप बोलिए। सर य वर या वर बस ला या व या मा गा ना ना झा भा। हाँ बिल्कुल सही है। यम गण न छ प, यहां तक जाएगा। अब ये अगर मान लो प्रत्यय के आदि वाले यही आदि प्रत्यय, तो आप इसमें देखोगे तो मिप में ना म है, म इसमें आ रहा है, इसलिए अतो दीर्घो, अत को दीर्घ हो जाएगा। तो ये जो भव का जो व है ना, इसमें जो अ है इसको दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि ये आदि प्रत्यय परमेन पर। आया बात समझिए? इसीलिए हमारा क्या बन जाएगा, भवामी, ऐसा। आ रहा है बात समझ में? हरिओम जी जी सर। गुरु जी। ऐसे भवामी बनता है, ऐसे ही भवावह बनेगा। क्या कि भव, भव तक तो वही हो जाएगा, वही सब में प्रक्रिया, भव तक वही करना है। कर्तरी सब, आसार धातु का धातु